अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हफीज रहमान मरवत। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ केसी। केसी है क्या चीज़? सबसे पहले हम केसी के बारे में हम पढ़ते हैं। केसी हमने पहले ही पिछले लेक्चर में हमने केसी के बारे में तफसील से बात किए हैं। तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का कोई ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये एक रेशो होते हैं, केसी एक रेशो होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। और केसी की वैल्यू ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, अब हम मालूम करते हैं केसी की वैल्यू। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में हम केसी की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें, सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट with the iodine molecules to form hydrogen iodides. हम एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं और साथ में हम आयोडीन मॉलिक्यूल भी ऐड करते हैं। ये आपस में मिलाप करते हैं और नतीजे में ये हाइड्रोजन आयोडाइड पैदा करते हैं। ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ये रिएक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड की तरफ चलता है और ये रिएक्शन जो होते हैं रिवर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं। इसको हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, जो हमने पहले इसके बारे में वीडियो अपलोड किया है। आप वहां पे देख सकते हैं कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमें पता है कि केसी जो होता है, केसी ये बराबर होता है प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। ये हाइड्रोजन्स और मॉलिक्यूल ये दोनों जो होते हैं रिएक्टेंट की फॉर्म में होते हैं, या इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। अमल करने के बाद इसे प्रोडक्ट बनते हैं। अमल करने के बाद इसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, केसी बराबर है प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। अब इसकी जो वैल्यू होते हैं कोफिशिएंट, इसको हम ऊपर पावर में लिखते हैं और यहां पे हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखते हैं, यहां पे हम आयोडीन लिखते हैं। अब देखें, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। और हमें पता है इसको हम एक्टिव मास भी कह सकते हैं, यानी ये इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास भी कहते हैं। एक्टिव मास, हाइड्रोजन आयोडाइड को हम एक्टिव मास भी कहते हैं। एक्टिव मास को
हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हाइड्रोजन होता है, आयोडीन होता है, इसको हम, ये जो दरमियान में होता है, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, एक्टिव मास भी कहते हैं। और ये इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट का जो यूनिट होता है, इसको हम मोल पर वॉल्यूम्स, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। जब ये स्क्वायर से ऊपर हम ले जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है, जब प्लस होता है तो ये नेगेटिव में होता है और नेगेटिव प्लस में चेंज होता है। ये मैथमेटिकल एक रूल्स होता है, मैथमेटिकल तरीका होता है। तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिखते हैं, Kc बराबर है हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह हम लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब। और इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो स्क्वायर अलग-अलग ब्रैकेट होते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, इसके पावर 1 है, मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी पावर क्या होता है, 1 होता है। तो हमें पता है कि ये भी 2 है और ये 1 into 1, क्योंकि हमें पता है कि जब दो इनसे आपस में डिजिट ज़रब करते हैं, कांस्टेंट, ये वेरिएबल होते हैं, जब इसको हम ज़रब करते हैं तो इसके ऊपर वैल्यू जो होता है ये जमा होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 + 1 2। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम Kc = मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर 2 लगाते हैं, इनटू ये दोनों मोल जो होते हैं इसका बेस हम 1 लेते हैं और 1 जमा 1 को हम क्या करते हैं, 2, इनकी जमा करने से 2 आ रहा है। तो देखिए 1 जमा 1 2। तो हमें पता है कि ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है। 2 डिवाइड बाय 2 से क्या होता है, 1। तो इसका मकसद ये होते हैं कि यहाँ पे Kc जो होते हैं ये आपस में कट होते हैं और Kc जो होते हैं नो यूनिट्स। तो इस किस्म रिएक्शन में Kc की वैल्यू कोई नहीं होता है, यानी इसका वैल्यू जो होता है 0 के बराबर होता है, नो यूनिट। क्यों? जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, जितनी मिकदार रिएक्टेंट होते हैं, जब हम उतनी मिकदार प्रोडक्ट पैदा होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल के अमल करने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और यहाँ पे बैलेंस Kc वैल्यू कैलकुलेट करने से यहाँ पे Kc वैल्यू जो होते हैं नो यूनिट्स आता है, कैलकुलेट होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड जो होते हैं इसका Kc वैल्यू नो होता है, नहीं होता है। तो हम दूसरा मिसाल लेते हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल हम लेते हैं,
ये N2O4 2NO2। अब ये नाइट्रोजन ये भी फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं, ये भी रिवर्स की तरफ चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम इसकी केसी मालूम करते हैं। देखें केसी का हमें पता है, एज वी नो दैट, हम जानते हैं केसी बराबर है, केसी बराबर है प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पे हम केमिकल रिएक्शन लगाते हैं Kc इज इक्वल टू, तो यहां पे 1 मोल इस्तेमाल होता है, यहां पे 2 मोल इस्तेमाल हुआ है, यानी 1 मोल N2O4 से क्या होते हैं? 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन NO2 डिवाइड बाय 2। ये 2 हमने क्यों लगाया? क्योंकि उसकी कोफिशिएंट जो होता है ये 2 होता है, यानी जहां पे कोफिशिएंट होता है या मोलर वैल्यू होता है, मोलर कंसंट्रेशन वैल्यू होता है, जितनी भी वैल्यू होती है इसको हम क्या करते हैं? ऊपर हम एक्सपोनेंट में लगाते हैं, डिवाइड बाय, यहां पे 1 मोल इस्तेमाल होता है N2O4। देखिए अब इसकी जगह हम क्या करते हैं? इसकी जगह हम NO2 की जगह हम क्या करते हैं? NO2 की जगह हम मोल पर dm³ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन होता है, और मोलर कंसंट्रेशन जो होता है इसका यूनिट जो होते हैं मोल पर dm³ लगाते हैं। तो इसकी जगह हम यहां पे ये वैल्यू लगाते हैं, तो Kc इज इक्वल टू मोल पर dm³ डिवाइड बाय 2 इनटू मोल पर dm³ डिवाइड बाय 1। तो यहां पे 2 मोल है और यहां पे 1 है, तो इसको कट करने से एक ही वैल्यू जो होता है इसको हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि मोल पर dm³ इनटू मोल पर dm³। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसको नहीं समझ सकते कि ये आपने किस तरह लगाया, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोल पर dm³। अब इन दोनों में से एक को क्या कर ले? काट कर ले, तो Kc जो होते हैं इसका यूनिट होता है, ये बच चुका है, मोल पर dm³। तो इस रिएक्शन में Kc का जो वैल्यू होता है मोल पर dm³ के बराबर होता है। तो इसी वजह से हमने पहले भी बताया है कि Kc जो होते हैं ये मोलर, Kc की वैल्यू जो होते हैं मोलर, इट डिपेंड अपॉन द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम होता है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जब रिएक्टेंट ज्यादा होता है या प्रोडक्ट ज्यादा होता है
तो इसमें कोई ना कोई किसी वैल्यू जो होते हैं एपीआर होते हैं। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। एक दूसरा रिएक्शन होता है N2 प्लस 3H2, 2NH3। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में अमल करते हैं तो इससे अमोनिया बनते हैं। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किसी, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब किसी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब Kc जो होता है प्रोडक्ट की जगह हम ये लगाते हैं NH3 डिवाइड बाय 2 N2, ये हमने प्रोडक्ट की वैल्यू लगा है, इसके जो कोफिशिएंट होता है ये 2 होता है, यहाँ पे 1 मोल होता है, यहाँ पे 3 मोल होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं N2 H2 डिवाइड ऊपर हम 3 लगाते हैं। यहाँ पे 3 जो होते हैं ये हम कोफिशिएंट जो होते हैं, ये कोफिशिएंट जब हम किसी वैल्यू में डिराइव करते हैं तो ये कोफिशिएंट पावर में चेंज होता है। देखिए किसी बराबर है, इसकी जगह हम क्या करते हैं मोल पर dm³ लगाते हैं। बाकी वैल्यू जो होता है सेम हम लगाते हैं। ये एक्टिव मास होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इसको हम एक्टिव मास कहते हैं। और एक्टिव मास इसमें जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, इसको अगर हम रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं इसको हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। अगर प्रोडक्ट ईपीआर होते हैं इसको हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लगाते हैं मोल पर dm³, ऊपर हम 1 लगाते हैं, मोल पर dm³, इसके ऊपर हम 3 लगाते हैं। देखें ये Kc जो होता है, अब ये 1 और 1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं। और हमें पता है जब दो चीज मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं इसकी पावर जो होते हैं ये ऐड होते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मोल पर dm³ into the 2 डिवाइड बाय मोल पर dm³। अब ये मोल और ये मोल आपस में ज़रब करने से 2 आता, ये 3 और ये 3 आपस में -6 एम्पियर होता है। और ये 1 और ये 3 जो होते हैं इनसे 4 आता है। ये 1 और ये 3 आपस में मल्टीप्लिकेशन से 4 आते हैं। यानी इसका मकसद ये होता है कि ये बेस होते हैं, बेस को जब बेस दोनों का सेम होते हैं इसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन में पावर जो होते हैं जमा होते हैं, इसी वजह से ये 4 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे 2 और 4 ये आपस में कट होते हैं और किसी वैल्यू जो होते हैं 1 और मोल स्क्वायर पर dm³ into the 2।
तो इसका मकसद ये होता है कि किसी का वैल्यू जो होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम होता है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जब रिएक्टेंट ज़्यादा होता है या प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा होता है, तब किसी की वैल्यू जो होते हैं ये पेयर होते हैं। तो ये चंद मालूमात हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।